एशियन माइनॉरिटीज़ यूनिवर्सिटी का ख्वाब आसिफ इकबाल ने देखा और उन्होंने अपने साथियों से शेयर किया, मुझसे भी कहा। तो हम सब लोग मिलकर उनके ख्वाब को या उनके ख्वाब में रंग भरने का काम कर रहे हैं और इसके लिए 3 नवंबर को इसका फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी रख रहे हैं। इसके लिए मुल्क भर से अलग अलग फील्ड्स के लोगों को और टॉप के लोगों को बुला रहे हैं और हमारी ज़्यादातर ख्वाहिश ये है कि इस वक्त जितने माइनॉरिटीज़ यूनिवर्सिटी हैं उनके सब चांसलर, वाइस चांसलर को बुलाएं और उनके बाद पूरे हिंदुस्तान में जितना माइनॉरिटीज़ के लिए एजुकेशन का काम करने वाले हैं उन तमाम एजुकेशनिस्ट को यहाँ पर बुलाकर उनसे बात करें और शाम में या उसके फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी के बाद में एक नेशनल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है जिसमें मुल्क भर से आने वाले पूरे एक्सपर्ट्स एजुकेशनल पर बात करेंगे। एक तरीका है, पहला ये ख्वाब है जो शर्मिंदा ताबीर हुआ चाहता है और इसके लिए सोलापुर वाले, महाराष्ट्र वाले और इंडिया वाले इस पर हमें बहुत मदद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। उनके सपोर्ट से हम लोग ये ख्वाब को पूरा करने की कोशिश करेंगे। माइनॉरिटीज़ को लेके शोलापुर के अंदर काफ़ी अक्सरियत है मुसलमानों की, यहाँ पर यूनिवर्सिटी आप बनाने की आने वाले कितने जद्दोजहद एक यूनिवर्सिटी बनाना, क्योंकि दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी बनाना कोई आसान काम नहीं होता। आदमी स्कूल और कॉलेजेस खोल लेता है, डिग्री कॉलेज तक खोल लेता है, उसकी क्राइटेरिया होती है, तमाम चीज़ें फॉलोअप करनी होती है। तो आने वाले वक्त में कितनी जद्दोजहद होती है और किस तरीके से ये तमाम चीज़ें करनी चाहिए लोगों को? इंशाअल्लाह किसी भी काम के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन बहुत अहम होती है। ये हमारी बड़ी कामयाबी है कि हमने तकरीबन 100 एकड़ से ज़ायद ज़मीन इस मकसद के तहत ख़रीदी है। हमने तकरीबन 5 साल की प्लानिंग की है। 5 साल में इंशाअल्लाह इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का इरादा है। अगर खुदा न खास्ता कोई कुछ चीज़ आगे पीछे हो जाती है तो हम इतने कॉन्फिडेंट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, हम इसका पूरी तरह से एक बेस तैयार करेंगे। काम बड़ा है और बहुत अहम काम है, बहुत इम्पोर्टेंट काम है। हम चाहते हैं कि बस ऐसे ही जहन में ख्याल आ गया और हम चलो अभी यूनिवर्सिटी शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है। इसके जो नॉर्म्स हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, लैंड डिपार्टमेंट है और फाइनेंस के जो मसले हैं, ये तमाम चीज़ों पर बहुत ही माइक्रो प्लानिंग के तहत बहुत ही आहिस्ता और मजबूती से काम किया जा रहा है ताकि ये काम जो है साल, 2 साल, 10-20 साल नहीं बल्कि सदियों चलता रहे। जिस तरह सर सैयद ने ख्वाब देखा, कर्मवीर भाऊराव पाटिल ने एक इदारों का जाल फैला दिया, महात्मा ज्योतिबा फुले ने जब कुछ था नहीं महाराष्ट्र में, कोई एजुकेशन का स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं था, उस वक्त उन्होंने जो है पिछड़े वर्ग के लिए, अपने समाज के लिए कदम बढ़ाया। तो जितने भी हमारे अकाबरीन हैं, हम जिनका भी नाम लें, उस वक्त सोर्सेस नहीं थे लेकिन उनके इरादे मजबूत थे। आज जो है सोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा ज़राए हैं, बहुत ज़्यादा रास्ते हैं, बस हमें यकसुई के साथ काम करने की ज़रूरत है। और लोग बेचैन हैं अच्छा देखने के लिए, अच्छा जानने के लिए, अच्छा सुनने के लिए। तो हम वो तमाम अच्छाइयाँ जो है हमारी इस यूनिवर्सिटी में लाने की हमारी कोशिश है और इंशाअल्लाह रास्ता बड़ा मुश्किल है लेकिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन की जो सहूलियात होती हैं और जहाँ पर कोई भी यूनिवर्सिटी आप लें, JNU लें, जामिया मिल्लिया लें या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जब वहाँ पर एक वो ब्रांड बनता है, जब पूरी तरह से इदारा तामीर होता है तो वहाँ से फारिग होने वाले स्टूडेंट भी एक ब्रांड की सूरत में बाहर आते हैं और उन्हें हाथों हाथ लिया जाता है। लेकिन जिस तर्ज का काम हमारे अकाबरीन ने किया उस तर्ज का काम नहीं हुआ है। लोगों ने बुनियादी तालीम के बहुत सारे इदारे बनाए और बहुत सारे इदारे जो है वो तनाज़ात का शिकार भी रहे, बल्कि हैं, हो रहे हैं। एक नस्ल तामीर करती है, दूसरी नस्ल जो है वो उस पे अपने हुकूक के लिए लड़ती है। मैक्सिमम हमारे तालीमी इदारे इस मर्ज का शिकार हैं। तो इंशाअल्लाह यहाँ पर
प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक तमाम सहूलतें रहेंगी एक प्रेमाइसेस में, एक कैंपस में। और हमें हौसला महबूबुल हक साहब से मिला, जो बजाते खुद एक इमाम थे, और उन्होंने मेघालय जैसे इलाके में वहाँ पर तकरीबन 300 एकड़ ज़मीन पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी मेघालय बनाई। फिर अगर हम इधर राजस्थान में देखें तो अतीक अहमद साहब ने अपने साथियों के साथ तकरीबन 54 एकड़ ज़मीन में मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी बनाई। अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हैदराबाद में भी मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी और वहाँ भी है, तो जोधपुर वाली जो यूनिवर्सिटी है ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और इस यूनिवर्सिटी के तहत स्कूल और कॉलेजेस का जाल पूरे राजस्थान में फैला हुआ है। और मौलाना आज़ाद नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कायम किया है। तो इस तरह से अगर हम मकसद लेकर 100 से आगे बढ़ें तो हमारे पास बहुत सारी BS अब्दुल रहमान यूनिवर्सिटी है, PA इनामदार जिनका ताल्लुक बीजापुर से है, लेकिन उन्होंने पूना में तालीम का काम अपने हाथ में लिया और 20-25 साल मेहनत करने के बाद उस इदारे को जो 24 एकड़ में फैला हुआ है डॉक्टर PA इनामदार यूनिवर्सिटी में बदल दिया। तो इस तरह से हम अपने मिशन पर जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितनी यकसुई से मेहनत करेंगे, उसके नतायज हमारी आने वाली नस्लों को ज़रूर मिलेंगे। सर को एक सवाल पूछा था कि यूनिवर्सिटी क्यों, उसी को जोड़कर ये सवाल आपका है। तो पहले तो ये है कि यूनिवर्सिटी क्यों, यूनिवर्सिटी के ज़रिए हम लोग क्या करना चाहते हैं। देखिए, इदारे खोलते हैं आप लोग एजुकेशन के लिए, स्कूलें वगैरह खोलते हैं, तो आपको एक सिलेबस को फॉलो करना पड़ता है। जब स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट बोर्ड हो या जो भी है, जिस भी बोर्ड को या स्टेट के एजुकेशन सिस्टम को आप फॉलो करते हैं, उनके एजुकेशन सिस्टम को और सिलेबस को फॉलो करना होता है। यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपने फ़लसफ़े के मुताबिक सिलेबस को डिज़ाइन कर सकते हैं, आप अपनी सोच को सिलेबस में डाल सकते हैं, आप अपने नज़रिए से सिलेबस के ज़रिए मुस्तकबिल को देख सकते हैं। उसलिए यूनिवर्सिटी ज़रूरी है। अब सिलेबस के ज़रिए फ़लसफ़े को मुस्तकबिल के आईने में देखना, इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए रिसर्च करना ज़रूरी है। तो हम लोगों ने बुनियाद इसकी जो है, ये यूनिवर्सिटी की बुनियाद आसिफ सर का जो ख्वाब था, उस ख्वाब तक पहुंचने के लिए बुनियाद जो है इसकी एशियन सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ के ज़रिए रखना हमने तय किया है। एशियन सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ वो इदारा रहेगा जिसके ज़रिए आसिफ सर ने जो यूनिवर्सिटी का ख्वाब देखा है उस तक हम पहुंचेंगे, और उस यूनिवर्सिटी का जो भी फ़लसफ़ा रहेगा, कल्चर का हो, रिलीजन का हो, पॉलिटिक्स का हो, या फिर इस मुल्क को बेहतर बनाने का ख्वाब हो, वो सारा का सारा फ़लसफ़ा जो है एक रिसर्च के ज़रिए एशियन सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ के माध्यम से हम लोग जो है लोगों के सामने रखना चाहते हैं, जिसके अंदर इकबाल भी होंगे, टैगोर की गीतांजलि भी होगी, महाभारत भी होगा, कुरान के तर्जुमे होंगे, जिसके अंदर क्रूसेड से लेके खिलाफत तक, खिलाफत से लेके यहाँ के गुप्त वंश की सत्ता तक या यदुवंश की सत्ता तक हो या फिर मुगलों तक, ये सारा जो है हम लोग लाकर ऑब्जेक्टिव सेंस के ज़रिए बच्चों के सामने रखना चाहते हैं, जिसके ज़रिए बच्चे दुनिया को आँख खोल कर देख सके। वहाँ पर कोई दीवार मज़हब की हो, लैंग्वेज की हो या फिर और भी कोई हो, ये उनके आड़ ना है। अफसर नहीं बनाना चाहते हैं हम लोग, लीडर बनाना चाहते हैं। वो लीडर एडमिनिस्ट्रेशन में इस मुल्क को लीड कर सके, वो लीडर दूसरे डॉक्टरी के फील्ड में हो, इल्म के फील्ड में हो, वहाँ पर वो लीडरशिप कर सके। हम लीडर्स बनाना चाहते हैं, हम कारकुन नहीं बनाना चाहते, हम लोग अफसर नहीं बनाना चाहते। हम लोग जो है वो 8 घंटे काम करने वाली एक मशीन जो है इसमें से पैदा नहीं करना चाहते। हम लोग एक ऐसा इंसान बनाना चाहते हैं जो आज के माशरे को बदल सके। क्या कोशिश करना पड़ेगी। एक ज़माना ये भी गुजरा है मुसलमानों ने इस दुनिया को इल्म के ज़रिए एक नज़रिया दिया था। एथेंस में जो भी इल्म पैदा हुआ उससे दुनिया का नाता टूटा हुआ तो बगदाद ने उससे वापस नाता जोड़ दिया। सोक्रेटिस से लेकर के इब्ने खल्दून तक का जो सफ़र है वो दुनिया को एक नज़रिए से दूसरे नज़रिए तक और दूसरे नज़रिए से मुस्तकबिल तक ले जाने वाला सफ़र है। एथेंस एक ऐसी इल्मी दुनिया थी जिसके अंदर सोक्रेटिस पैदा हुए, अफलातून पैदा हुए, गैलीलियो पैदा हुए। उसके बाद में वो जब ख़त्म हो गया, दुनिया थम गई थी,
उसको बगदाद ने आगे बढ़ाया। बगदाद ने इब्ने खल्दून दिया, इब्ने रश्द दिया, कई ऐसे लोग दिए जिन्होंने दुनिया को मतलब तारों का इल्म दिया, कई बीमारियों का इल्म दिया, कई किताबें लिखी। बैतुल हिकमत में जो किताबें तर्जुमा हुई, उन तर्जुमा की हुई किताबों की फहरिस्त अगर हम लोग देखेंगे तो वो 1000 पन्नों की फहरिस्त है। सिर्फ कौन कौन सी किताबें तर्जुमा की गई, एक एक किताब को तर्जुमा करने के लिए बैतुल हिकमत में जो कुछ कार्रवाइयाँ हुई है उसकी अलग हिस्ट्री लिखी जा सकती है। तो इस तरीके से जो है हम लोग जो है वापस वही मेहनत करनी पड़ेगी जो बैतुल हिकमत में हुई थी, वापस वही मेहनत करनी पड़ेगी जो सुफ़ा के ज़रिए हुई थी, वापस वही मेहनत करनी पड़ेगी जो स्टेट ऑफ मदीना में हुई थी, वापस वही मेहनत करना पड़ेगी जो सर सैयद ने की थी, वापस वही मेहनत करना पड़ेगी जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हुई थी। यहाँ अब हम लोग ये मान लें कि सब खत्म हो चुका है, हम लोग ज़ीरो को आ चुके हैं, तो यहाँ से शुरुआत जब करनी है तो मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी और मुसलसल करनी पड़ेगी।